अच्छा निधि, इस पर हमारी चर्चा हुई थी क्या, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन पर पहले भी? याद है कुछ आपको? यस मैम, सेंस रेफरेंस और एब्स्ट्रैक्ट वगैरह पे डिस्कशन हुआ था। चलो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यस मैम। वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन बेसिकली क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन एनएलपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम बोलते हैं चैलेंज है। एक चैलेंज इसलिए हमें इसे बोला जाता है क्योंकि जब रियल टाइम हमें कुछ लैंग्वेज प्रोसेसिंग करनी होती है, कि जैसे मशीन ट्रांसलेशन हो गया। देखो मशीन ट्रांसलेशन में कई बार होता है ना कि जैसे मैंने आवेदन को विकसित किया, ऐसा नहीं होता है। आवेदन मतलब आई डेवलप एप्लीकेशन। अब डेवलप एप्लीकेशन मतलब वो कौन सा आवेदन वाला एप्लीकेशन है क्या? नो मैम। नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर टूल है। यस मैम। हाँ, या फिर उसे हम अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं ना, अनुप्रयोग हम बोलते हैं उसे। तो ये जो जिस तरीके का वर्ड सेंस वहाँ पर क्या किस तरीके से बन रहा है, या फिर उस शब्द को किस कंटेक्स्ट में हमें उपयोग में लाना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ वी कॉल इट एज अ वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। सेंस को डिसएम्बिगुएट करना कि कौन सा सेंस वो सही पकड़ में या वहाँ पर आ रहा है, कौन सा कंटेक्स्ट सही में पकड़ के आ रहा है। तो इसका जो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का थोड़ा हम लोग हिस्ट्री पहले देख लेते हैं कि 1980s में ज़रा उस पर विचार होने लगा। और फिर उसमें के बाद में 1990s में जब कई सारे लेक्सिकल रिसोर्सेस अवेलेबल हो गए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, डिक्शनरीज है, थेसॉरी है और कॉर्पोरा, ये जब डेवलप होने लगे, अवेलेबल होने लगे, तो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन स्पीड अप हो गया। अब ये इसके पीछे का क्या कारण है पता है क्या आपको? क्यों ये डेवलप होने से ही उसका काम बढ़ने लगा, डिक्शनरीज कॉर्पोरा अवेलेबल होने से? कुछ आप बता पाएंगे इस पर? मैम मीनिंग डिफरेंशिएट होने लग गए होंगे। जी जी, मीनिंग डिफ्रेंशिएट होने लग गए। मतलब क्या है कि जैसे डिक्शनरी में एक ही शब्द है, मान लो कि बैंक है। हाँ, तो ये बैंक है तो देखो बैंक होमोनिमी भी है। और अगर ये शब्द है, ये शब्दों के कई सारे अर्थ आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे। बैंक मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक मतलब रिवर, बैंक ऑफ रिवर है। ठीक है। अब ये इतने सारे जो उसके सेंसेस है वो सारे के सारे एक साथ ही डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगे कि ये बैंक शब्द कौन से कंटेक्स्ट में या कौन से सेंसेस में इसे उपयोग में लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिक्शनरी में मिल जाएगी। आप कोई भी आपके घर में कोई ऑक्सफोर्ड की या बड़ी सी डिक्शनरी पड़ी होगी, उसमें एक बार आप कोई भी एट रैंडम वर्ड देख लो, उसके कई सारे मीनिंग आपको मिल जाएंगे, कई सारे, एक से अधिक, जिसे हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे कि वुड है, वुड या फिर वुड्स, बताओ इसके कितने मीनिंग है? मैम वुड्स माने लकड़ी। हाँ, लकड़ी भी बोलते हैं। और और नहीं पता मैम। और देखो, इसका हाँ हाँ। मैम इसका इतने मीनिंग होते ये नहीं पता था। अच्छा, इसे जंगल जंगल भी बोला जाता है, पता है? वुड्स अंग्रेजी में इन द वुड्स ऐसे पोएम वगैरह उपयोग में लाया जाता है ये यस मैम, शब्द। यस मैम। हाँ, यस मैम, यस मैम। तो ये जो डिक्शनरी में अगर आप ये शब्द ढूंढेंगे तो इससे ये इसके ये वाला भी मीनिंग निकल के आएगा और ये वाला भी, मतलब दोनों मीनिंग वहाँ पर दिए रहेंगे। तो जैसे ये डिक्शनरीज वगैरह डेवलप होने लगी, थेसॉरी डेवलप होने लगी जिसमें सिनोनिम्स और या फिर एंटोनिम्स जैसी चीज़ें आ रही है, कॉर्पोरा हो गया, ये सारा जब डेवलप होने लगा, अवेलेबल होने लगा वाइड स्तर पर, तो इसमें ये वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का जो शोध कार्य है वो स्पीड पकड़ने लगा, क्योंकि इसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन को जो भी संसाधन चाहिए थे, वो पहले उपलब्ध नहीं थे। डिक्शनरीज नहीं होने के कारण वर्ड सेंस कैसे करेंगे, उसका सेंस कैसे बनाएंगे? तो 1990s के बाद ही ये सारी चीज़ें स्पीड अप होने लगी। अब कैसा था कि जैसे ये 1980s 1990s
इसके जो पहले की अगर हम बात करें तो इतना प्रैक्टिकल या फिर इतना जिसे बोलते हैं ना कि वाइड रेंज पर काम वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन पर नहीं किया गया, क्योंकि ये रिसोर्सेस वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। तो ये एक बात क्लियर हो गई कि इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए हमें। और वो 1990s में ज़रा अपना स्पीड पकड़ने लगा। अब आगे देखो कि कैसा होता है ना कि जब हम लोग कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्दों को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो इसका कोई कंटेक्स्ट होता है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ड यूसेज इन द सेंटेंस। तो एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, पर हम उस मीनिंग को फाइनल कब समझेंगे, जब उसका कंटेक्स्ट हमें पता चलेगा कि भैया किस कंटेक्स्ट में वो बोला जा रहा है। मतलब मैंने कहा कि आई कट द वुड, तो ठीक है, बट मैं बोलूँगी कि आई ट्रैवल इन द वुड, आई एम रोमिंग इन द वुड, तो फिर क्या हो गया, वहाँ लकड़ी हो गया क्या? डेफिनेटली नहीं। तो इसका जो कंटेक्स्ट है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन है, ये वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का मतलब ही उसका सेंस फाइंड करना है या फिर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कंटेक्स्ट फाइंड करना है। और वो कंटेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे? जो भी मीनिंग दिया रहेगा उस मीनिंग के आधार पर वो कंटेक्स्ट फाइंड करना हमें यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ देखो कि इसमें क्या है, जैसे द सेंस ऑफ वर्ड इन द टेक्स्ट डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। और द कंटेक्स्ट ऑफ द एम्बिग्यूअस वर्ड इज सर्टिफाइड बाय द अदर नेबरिंग वर्ड। अब ये जो मैंने वाक्य बताया, ये जो मैंने पढ़ा है, इसे आप एक बार फिर से पढ़ो निधि, एक बार पढ़ो यहाँ से यहाँ तक। Let us read it. The context of the ambiguous word is certified by the other neighboring words. Exactly. तो आपको ये आ गया ध्यान में कि कंटेक्स्ट किस पर निर्भर रहता है? उस वर्ड्स के आगे पीछे यूज किए हुए वर्ड्स को, आगे पीछे यूज किए हुए शब्दों पर निर्भर रहता है। मतलब मैंने अगर बोल दिया कि आई कट द वुड, तो यहाँ पर आई कट दी वुड का मतलब यहाँ पर लकड़ी ही हो गया। देखो आगे पीछे कट है। फिर आई, हाँ मैंने ये कहा कि आई एम वंडरिंग इन द वुड, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वंडरिंग मतलब यहाँ भटकना जैसे हो गया, घूमना जैसे हो गया। तो वुड मतलब लकड़ी पे तो ये नहीं कर सकते ना हम लोग, तो ये वंडरिंग, यस, तो ये वंडरिंग जो है, ये वंडरिंग पक्का इस जंगल को दर्शा रहा है, ना कि उस लकड़ी को दर्शा रहा है। और ये जो कट है वो जंगल को नहीं दर्शा रहा है, वो लकड़ी को दर्शा रहा है। तो ये जो नेबरिंग शब्द होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमेशा ध्यान में रखो कि वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में हम लोग जब सेंस को डिसएम्बिगुएट करते हैं, ये क्या है, सेंस डिसएम्बिगुएशन है। सेंस क्या रहता है, एम्बिग्यूअस रहता है, ठीक है ना। हाँ, अब उसे हमें क्या करना है, डिसएम्बिगुएट करना है। अब ये जो डिसएम्बिगुएट करने वाली बात आती है, तो कैसे हम डिसएम्बिगुएट करेंगे, क्या बेस रहेगा उस डिसएम्बिगुएशन का? हमारा बेस क्या रहेगा, उसके नेबरिंग वर्ड्स, उसके इर्द गिर्द आगे पीछे आने वाले शब्द ही हमारे डिसएम्बिगुएशन का आधार है, ठीक है। अब इससे हम क्या कहेंगे, लोकल कंटेक्स्ट और सेंटेंशियल कंटेक्स्ट, इसे हम कहेंगे लोकल कंटेक्स्ट और सेंटेंशियल। अब लोकल क्यों बोला गया है इसे, कोई गेस आपका? मैम वो एक ही सेंटेंस में उसका मीनिंग पता हाँ चल देखो, रहा है? इर्द गिर्द है ना, देखो नेबरिंग बोल दिया हमने दूसरे जैसे सेंटेंस की या दूसरे पैराग्राफ की बात नहीं की। उसके नेबरिंग शब्द कौन से आएंगे, डेफिनेटली उस वाक्य में आने वाले शब्द। यहाँ फुल स्टॉप आ गया, उसका नेबरिंग वर्ड वंडरिंग हो गया। इसके आगे वाले कोई जो शब्द है ना, वो बाकायदा इसमें नहीं आएंगे, पूरे नेक्स्ट पैराग्राफ के शब्द उसमें नहीं आएंगे। तो
यहाँ पर हम लोग लोकल कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उसके आगे पीछे आने वाले शब्दों की बात कर रहे हैं, या फिर एक ही मोटा मोटी मैं बोल रही हूँ कि एक ही सेंटेंस में आने वाले शब्दों की हम लोग बात कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो लोकल कंटेक्स्ट कहाँ तक जाएगा, दूसरे वाक्य तक बस। अब तीसरे चौथे पांचवें वाक्य पर हम लोग नहीं जाएंगे। ये हम लोग बोलेंगे इसका लोकल कंटेक्स्ट और सेंटेंशियल कंटेक्स्ट। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, सेंटेंशियल मतलब क्या है, उसी सेंटेंस में आने वाले शब्दों का कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये जो जैसे कि ये जो डिसएम्बिगुएशन प्रोसेस है, ये देखो आगे बढ़ते हैं। डिसएम्बिगुएशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमें कई सारी चीज़ों को एक रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग में लाना पड़ता है। तो वो रॉ मटेरियल कौन सा है, रॉ मटेरियल आपका डिक्शनरी है, रॉ मटेरियल आपका कॉर्पोरा है, आपका रॉ मटेरियल थेसॉरस है। अब ये जो रॉ मटेरियल जब हम बात करते हैं तो डिक्शनरीज हमें पता है, आपको पता है कि कौन सा आधार है डिक्शनरी बनाने का। एक हमारा जो नॉलेज होता है, जैसे कि ये हमारा जो नॉलेज हम बोलते हैं ना कि हम इर्द गिर्द का नॉलेज, जैसे अगर मैं बोलूँगी चपाती, ठीक है ना, चपाती, तो मुझे इंडियन बीइंग इंडियन मुझे समझ में आएगा। पर अगर मान लो कि कहीं किसी दूसरे देश में यही जो शब्द है, इसी तरीके से लिखा जाने वाला शब्द किसी और मीनिंग से आता है, हाँ, यस मैम। तो क्या हो जाएगा, उसका एकदम अलग मीनिंग हो जाएगा, मीनिंग अलग हो जाएगा ना बेटा। यस अभी मैम। बहुत बार देखो, एक कोई वो गाना था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, मुसु मुसु हासी, पता है तुम्हें वो गाना? यस मैम। हाँ, मुसु मुसु हासी दे मलैला, ऐसा कुछ गाना है। तो वो पहला जो था ना, कुछ नेपाली या ऐसे कुछ लैंग्वेज में था वो गाना, यस मैम। है ना। तो अब क्या हो गया कि अलग कोई भाषा है, और मान लो कि वही शब्द आपके कोई इंडियन लैंग्वेज में आता है, उसका मीनिंग अलग है। तो क्या हो गया, दोनों का सेंस हम डिसएम्बिगुएट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें कोई बड़ा सा नॉलेज सोर्स नहीं मिल जाता, कोई बड़ा सा हमें नॉलेज बेस, या फिर कोई बड़ा सा हमें डिक्शनरी, मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी नहीं मिल जाती। अरे बात ध्यान में कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि यस मैम। आपको डिसएम्बिगुएशन के लिए एक अच्छा सा रिच सोर्स, अच्छा सा नॉलेज बेस, अच्छा सा डेवलप्ड डिक्शनरी। नॉलेज बेस का मतलब ही क्या है कि एक बड़ा सा शब्दों का संग्रह, बड़ा सा शब्दों का संग्रह जिसमें उसके मल्टीपल मीनिंग अलग मल्टीपल कंटेक्स्ट में अवेलेबल है। तो इस वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। अब आज के डेट में जैसे मैंने आपको बताया डिक्शनरी है, तो उसके बाद में मैंने बताया कॉर्पोरा है, तो अभी आगे जाके जो वर्ड नेट वगैरह सुना है आपने सारी चीज़ें पिछले वर्ष की है। वर्ड नेट पता है आपको? यस मैम। हाँ, तो ये जो वर्ड नेट, बताओ तो ज़रा 2 लाइनें बता दो वर्ड नेट के बारे में। वर्डनेट हाँ, मैम, वर्डनेट लेक्सिकल डेटाबेस है। करेक्ट, लेक्सिकल डेटाबेस है, ठीक है। हाँ, तो वो वर्ड्स के बीच में सिमेंटिक रिलेशन बताता है। हाँ, लेक्सिकल डेटाबेस है, लेक्सिकल रिलेशंस बताता है। लेक्सिकल रिलेशंस मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर, है ना। मतलब जैसे कि कौन सा है, सिनोनिम्स जो बताता है उसे सिंसेट बोलते हैं, उसमें एंटोनिम्स होती है, उसमें पॉलीसेमी होती है, मेटोनिमी होती है, होमोनिमी होती है ना। ये सारे लेक्सिकल रिलेशंस बताता है ये वर्डनेट। यस मैम। हाँ, तो अब यहाँ ये जो वर्ड नेट है, जो लेक्सिकल डेटाबेस है, लेक्सिकल, तो ये क्या है, इट इज़ अ रिसोर्स फॉर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। आपको जो नॉलेज रिट्रीव करना है, ये हम जिसे बोलेंगे ना, ये बड़ा सा नॉलेज बेस है आपके लिए, नॉलेज बेस है ये वर्ड नेट, नॉलेज बेस है, डिक्शनरी नॉलेज बेस है, जिससे आप लोग रिट्रीव करेंगे डेटा, और एग्जैक्ट सेंस क्या आ रहा है, एग्जैक्ट उसका कंटेक्स्ट क्या आ रहा है, ये निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ बात करी हूँ ना सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन की, इसको पढ़ लेते हैं पहले। सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन में निधि आप ये वाक्य पहले पढ़ो।
ये consider वाक्य the two नहीं हाँ ये हाँ हाँ ठीक है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ, या यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। I want to eat some place nearby. हाँ Sensible हाँ eat is transitive and someplace nearby is a location एडजेंट, adjunct. ठीक है। अब तुमने अब कहा, ये हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। आई वॉन्ट टू ईट सम प्लेस नियर बाय, मतलब मुझे यही कहीं आसपास खाना है, ठीक है ना। तो ये इंट्रांजिटिव इसलिए है कि प्लेस लोकेशन है, कोई वो चीज़ नहीं बता रही। आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, आई वॉन्ट टू ईट चपाती, या फिर आई वॉन्ट टू ईट गोलगप्पा वगैरह, इस तरीके से वो नहीं बता रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव है, ये सेंटेंस जो है वो इंट्रांजिटिव है। अब यहाँ पर सम प्लेस नियर बाय लोकेशन बता रहा है। अब मान लो कि आई वॉन्ट टू ईट सम प्लेस नियर बाय, सम प्लेस नियर बाय, ये कि चलो कोई एक बड़ा सा कोई राक्षस बात कर रहा है, मान लो गॉडजिला करके कोई ऐसा कोई बड़ा सा एनिमल है राक्षस टाइप का, वो बोला कि आई वॉन्ट टू ईट सम प्लेस नियर बाय। तो सम प्लेस नियर बाय पता है क्या हो जाएगा, खाने की चीज़ हो जाएगी। मतलब मुझे Yes, कोई ma'am. वो चीज़, वो सम प्लेस मतलब वो जगह ही खानी हाँ है ना। yes ma'am. हाँ आ रही बात ध्यान में। तो यहाँ पर ईट क्या हो जाएगा, ईट यहाँ पर Transitive. ट्रांजिटिव हो जाएगा। और सम प्लेस नियर बाय वो न लोकेशन न बताते हुए वो आपको ऑब्जेक्ट बताएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो इंडिकेट करेगा। अब यहाँ देखो कैसा हो रहा है, मतलब हम लोग उसे डिसएम्बिग्यूएट कैसे करेंगे कि भैया मैं इस वाक्य के जो स्पीकर है, तो वो स्पीकर क्या बोलना चाहता है ये मुझे कैसे समझेगा। मतलब मैंने कहा आई वॉन्ट टू ईट सम प्लेस नियर बाय, तो मुझे सम प्लेस नियर बाय मतलब मुझे लोकेशन बोलना है या फिर मुझे वो ऑब्जेक्ट बोलना है, ये मुझे कैसे समझेगा। मतलब आपको कैसे समझेगा, इन द सेंस मशीन को कैसे समझेगा। मैम ये स्पीकर पे डिपेंड करता है ना। ये स्पीकर पर डिपेंड करता है, ये तो आप बोल रहे हैं। अगर स्पीकर कोई गॉडजिला बड़ा राक्षस होगा तो बोलेगा नहीं मुझे वो तो पूरी जगह ही खानी है, ठीक बट है। वो हमें ह्यूमंस को समझ रहे हैं, हाँ मशीन तो को नहीं ह्यूमंस, समझेगी। हाँ ये तो हमें ह्यूमंस को समझ में आएगा, बट मशीन कैसे समझेगी, मशीन कैसे समझेगी, इसका उत्तर ये है कि जो ईट शब्द उसके आगे पीछे आ रहा है ना, ईट शब्द, ये ईट शब्द हमें बताता है कि ये जो थीम है ना, ये ईटेबल आइटम्स के बारे में कहीं तो भी कुछ तो भी बता रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंफ्यूजन पता है क्या है, कंफ्यूजन है कि भैया ये सम प्लेस नियर बाय ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर तो थीम के साथ जाएगा। ईट अगर मैं खाना बोलती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट, ईट क्या है भैया, ईट आई वॉन्ट टू ईट चपाती, आई वॉन्ट टू ईट ये रोटी, आई वॉन्ट टू ईट सब्जी, आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा बर्गर, जो भी है। तो यहाँ पर जो भी इसके आगे में आएगा, हाँ यहाँ पर इसके आगे में जो आएगा वो क्या होगा, कोई पदार्थ ही होगा ना खाने का। यस मैम। हाँ तो अब देखो यहाँ कैसे धज्जियाँ उड़ गई है। मैंने तो आपको कहा था कि भैया नेबरिंग वर्ड्स जो होते हैं ना वहीं से कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है। तो गड़बड़ हो गई ना यहाँ आगे। यस मैम। देखा कि कैसे हो गया कि आपका जो सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपने जो कहा आई वॉन्ट टू ईट सम प्लेस नियर बाय, ये सम प्लेस नियर बाय तो लोकेशन है, पर अगर मैं ये लॉजिक लगाऊंगी, कौन सा वाला, ये जो लॉजिक है मेरा नेबरिंग वर्ड्स वाला, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ईट सम प्लेस नियर बाय मतलब वो लोकेशन नहीं रहेगा, वो कोई ऑब्जेक्ट को दर्शाएगा, खाने वाले पदार्थ को दर्शाएगा, ठीक है। यस मैम। कैसे हो रहा है देखो, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन कितना चुनौतीपूर्ण है। ये जो बोलने का मेरा मतलब हो रहा है कि वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन इतना साधारण तो दिखता है दिखने में, पर जब एक्चुअल में हम लोग उस पर सही में काम करने जाते हैं तो वो कितना महत्वपूर्ण भी है और साथ ही में कितना चुनौती भरा है, ये इस उदाहरण से समझ में आता है हमें, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो अब ये जो है
ये वाक्य पढ़ो निधि। The restaurant serves green-lipped mussels. ठीक है। Theme is theme is some kind of फूड, food. ठीक है। अब इस पर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो आपने वाक्य पढ़ा, तो रेस्टोरेंट सर्व्स ग्रीन लिप मसल्स। ग्रीन लिप मसल्स मतलब अगर रेस्टोरेंट की हम बात करते हैं और सर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये खाने का पदार्थ है या फिर कोई फूड का कैटेगरी आइटम है। Yes, ma'am. ठीक है। अब वही चीज़ ये पढ़ो। Which airlines serve Denver? विच एयरलाइन सर्व डेनवर। विच एयरलाइन सर्व डेनवर का मतलब यहाँ पर क्या ये पदार्थ हो गया क्या? No, ma'am. देखो यहाँ सर्व है, यहाँ पर भी सर्व है। हमने वही चीज़ है, हमने क्या कहा था कि भैया जाओ नेबरिंग वर्ड्स को देखो, नेबरिंग वर्ड्स देखो उसके, और नेबरिंग वर्ड्स में हमें पता चला भैया कि ईट में भी गड़बड़ है। अब ये दूसरा जो उदाहरण है कि सर्व, सर्व और उसके साथ ही ये वाला भी सर्व, तो सर्व, ये जो सर्व है ये कंटेक्स्ट बनता है फूड वाला, बट ये सर्व फूड वाला कंटेक्स्ट नहीं बनता है, ये सर्व बन जाता है आपका लोकेशन। मतलब कौन सी एयरलाइन की फ़्लाइट है उस लोकेशन तक जाती है ना? सही। Yes, ma'am. विच एयरलाइन सर्व्स डेनवर, तो यहाँ पर ये जो सर्व वाला थीम है, ये सर्व वाला थीम लोकेशन के साथ अटैच है, और ये जो सर्व वाला थीम है ये फूड के साथ अटैच है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि शब्द एक जैसे होने पर भी उसका ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी एक जैसा होने पर भी किस तरीके से उसे हम लोग एम्बिग्यूअस डिसएम्बिग्यूट कर पाते हैं। तो ये उदाहरण आपके वर्ड सेंस डिसएम्बिग्यूएशन के हैं। देखो यहाँ पर मैंने ना कुछ कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ये शायद मैंने देखो इसमें कुछ हाँ ये गड़बड़ हो गई है, चलो शुरू से पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो ये पहला वाक्य, मैंने अपनी नीली कलम से पत्र लिखा है। ठीक है, मैंने अपनी नीली कलम से पत्र लिखा है। कलम का माने तो यहाँ क्या हो गया? पेन. पेन। अब दूसरा पढ़ो, माली ने गुलाब के फूल को कलम से काटा. कलम से काटा। तो यहाँ पर ये जो कलम है ना, ये कोई टूल है, टूल है, ग्राफ्ट कटिंग ऑफ रोज, इसे भी कलम ही बोलते हैं। अब हाँ, अब दूसरा ये जो है नाई ने है, ठीक है, नाई ने भेई कर, नाई ने में मेरी कलम को काट दिया। ये थोड़ा सा क्या है ना, इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही थी तो उसमें हो गया शायद, ये लगता है। यहाँ पर ये कलम है, तो ये जो नाई है ना, नाई का भी एक तरीके से हेयर कटिंग वाला औजार है यहाँ पर। जैसे यहाँ माली का औजार है कलम, जो कि वो गुलाब के फूल को काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही नाई के पास भी कलम है जो कि हेयर कटिंग के लिए वो इस्तेमाल करता है। अब ये देखो, यह चित्र कलम द्वारा बनाया गया है. हाँ, तो ये कलम क्या है भाई? ये वाला ये ब्रश हो गया, ना कि पेन. एग्जैक्टली, ये ब्रश हो गया ना कि पेन। ये यहाँ पर कलम पढ़ना है निधि। उसने पता नहीं ट्रांसफॉर्म करते वक्त वो शायद गड़बड़ी, फॉन्ट का प्रॉब्लम होता है ना हिंदी में। तो ये चित्र कलम द्वारा बनाया गया। तो कलम का मतलब है या ब्रश हो गया, या फिर कोई स्पेसिफिक चित्रकार के पास में जो रहता है पेंसिल काइंड ऑफ, वो उस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कलम नाम का कलम शब्द है, इसके कितने सारे सेंस बन के आ रहे हैं, कितने सारे मीनिंग उभर के आ रहे हैं। इसके कई हमें यहाँ पर अर्थ मिल जाते हैं।
पत्र लिखने वाला कलम अलग, गुलाब के फूल को काटने वाला कलम अलग, बालों को काटने वाला अलग, फिर चित्र बनाने वाला भी अलग। तो अब ये जो कलम है यहाँ पर कलम द्वारा यह चित्र कलम द्वारा बनाया गया। अब ये कलम द्वारा बनाया गया है तो क्या ये पत्र लिखने वाला कलम और ये वाला कलम दोनों अलग है? ये हमें यहाँ पर जानना है, उसका सेंस निकल के आना चाहिए, उसका कंटेक्स्ट हमें समझ में आना चाहिए। तो तभी जाके हम लोग वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं कि हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन है, कई बार मतलब आप बोल सकते हैं मशीन ट्रांसलेशन हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका कुछ टेक्स्ट एनालिटिक्स के कुछ एप्लीकेशंस है, उसमें ये वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की वजह से ये पता है एक बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, कि जो आपका ऑप्टिमल रिजल्ट है उस सिस्टम का या फिर उस क्लासीफायर का या फिर उस क्लस्टरिंग का, वो डाउन हो जाता है, मतलब उतना रिजल्ट निकल के नहीं आता है। तो इस वजह से क्या है, ये जो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन है इससे हम लोग एआई कंप्लीट प्रॉब्लम बोलते हैं, एआई कंप्लीट प्रॉब्लम, क्योंकि उस प्रॉब्लम को या फिर उस चुनौती को बहुत ही हम बोल सकते कि डिफ़िकल्ट है, उसे सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, उसका जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली निकालना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है या फिर हार्ड है। तो इस वजह से हम लोग इसे एआई कंप्लीट वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन को एआई कंप्लीट प्रॉब्लम माना जाता है। जो प्रॉब्लम एआई कंप्लीट होता है उसमें रिसर्च के बहुत सारे स्कोप होते हैं, ठीक है, रिसर्च के बहुत सारे स्कोप होते हैं। तो जैसे देखो निधि, डोमेन स्पेसिफिक वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में डोमेन स्पेसिफिक वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में कई सारे, जैसे मेडिकल टर्म में हम लोग कोई शब्द यूज़ करते हैं उसका मीनिंग अलग निकल के आता है, ठीक है। और अगर आप कोई जैसे टूरिज्म में करेंगे तो उसका अलग निकल के आता है, कमर्शियल जोन में करेंगे तो उसका अलग निकल के आता है। तो यहाँ पर ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम डोमेन स्पेसिफिक वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन को अपना सकते हैं क्या, वो एआई कंप्लीट प्रॉब्लम है तो उसे हम लोग सुलझाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आया, आज ध्यान में आया है? यस मैम। वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन 1990s के बाद, उसके बाद में जो हमने देखा कि उसके नेबरिंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और पर जो नेबरिंग शब्द है उस पर पूरा निर्भर रहना अगर पड़ता है तो सेंस कुछ गलत निकल के भी आ सकता है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर मैंने कलम वगैरह के भी उदाहरण दिए वर्ड सेंस को, और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन एक एआई कंप्लीट प्रॉब्लम माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा जो रिसोर्सेस है जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, डिक्शनरीज वगैरह है, थेसॉरीज है, कॉर्पोरा है, तो उसके साथ ही जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नॉलेज इंटेंसिव टास्क है, बहुत बड़ा नॉलेज बेस चाहिए, बहुत बड़ा नॉलेज बेस आपका यूज होना चाहिए। तो इस नॉलेज बेस में हमें क्या क्या चाहिए, अगर आपको वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन करना है तो नॉलेज बेस आपका किस से परिपूर्ण होना चाहिए। एक है आपकी सेंस इन्वेंट्री, उसमें होनी चाहिए, दैट इज रेफरेंस कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन्स विच एन्यूमरेट पॉसिबल मीनिंग्स। अब रेफरेंस कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन का मतलब क्या है? रेफरेंस कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन का मतलब ये है कि आपके शब्द जो उसका मीनिंग बताए, जैसे कि मैंने यहाँ आपको 2 मीनिंग बता दिए वुड के, तो उसके मीनिंग बताने वाले हमें शब्द चाहिए, क्या है? कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन्स चाहिए, रेफरेंस कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन। कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन मतलब यहाँ क्या आ गया, आपका सारी चीज़ जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड है, ऑन पेपर नहीं है कुछ भी।
ये बात ध्यान रखो, रेफरेंस कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन। उसके बाद में आपको अनोटेड कॉर्पोरा चाहिए, जिसमें कि सबसेट ऑफ वर्ड्स आर टैग्ड विथ वन और मोर पॉसिबल मीनिंग ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इन्वेंट्री। और अनोटेड कॉर्पोरा मतलब जैसे कि देखो डिक्शनरी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। अनोटेशंस उसमें होते हैं बराबर से कि क्या है भाई, जैसे मान लो वर्ब है, फिर नाउन है, पास्ट टेंस आ रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे जो अनोटेशंस होते हैं ना उसमें, तो वो कॉर्पोरा में भी होते हैं, डिक्शनरीज में भी होते हैं। तो यहाँ ये अनोटेशंस की भी हमें ज़रूरत है। तो अनोटेशंस अगर हमें मिल जाते हैं और उसकी सेंस इन्वेंट्री मिल जाती है, तो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन मैं बोलूँगी कि काफ़ी हद तक, मैं नहीं बोलूँगी कि पूरी तरीके से, पर मैं बोलूँगी कि काफ़ी हद तक वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का ये प्रॉब्लम हम सुलझा सकते हैं। तो इसमें भी कोई डाउट है आपको कि वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक सेंस इन्वेंट्रीज चाहिए, जिसमें कि आपका कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन कई सारे मीनिंग के साथ होना चाहिए। अनोटेड कॉर्पोरा चाहिए, जिसमें कि आपका सबसेट ऑफ वर्ड्स शुड बी टैग्ड विथ वन और मोर पॉसिबल मीनिंग्स ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इन्वेंट्री। मैम मतलब हाँ एनोटेड कॉर्पोरा में ग्रामेटिकल एनोटेशंस चाहिए ना? हाँ, ग्रामेटिकल अनोटेशंस, अनोटेड कॉर्पोरा का मतलब यही है कि ग्रामेटिकल अनोटेशंस चाहिए। उस देखो तुम्हारा कॉर्पोरा क्या स्पेसिफाई करता है ना, उस पर डिपेंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन में के लिए तुम अगर पैरेलल कॉर्पोरा बनाती हो, तो पैरेलल कॉर्पोरा जब बनाती हो तो उसके अनोटेशंस अलग रहेंगे। अगर केवल तुम सिनोनिम्स के लिए कॉर्पोरा बनाती हो, तो सिनोनिम्स के लिए बनाती हो तो उसके अनोटेशंस अलग रहेंगे। यस मैम। आ रही बात ध्यान में? जैसे जल है, जल को पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, अम्बुज बोलते हैं, मतलब कई सारे शब्द हैं। तो जैसे ये जो जल है, वो जल क्या, उसका क्या टाइप है, ग्रामेटिकल कैटेगरी कौन सी है, उसको कहाँ कौन से प्लेस पर आना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप एक बार डिक्शनरी को खोलो अपने और बहुत गौर से देखो, उसमें अनोटेशंस होते, बहुत ऐसे बारीक बारीक अक्षरों में लिखे होते। कभी हम उस पर ध्यान देते नहीं है, बीइंग चाइल्ड हमें केवल होता है ना कि टीचर बोलती है कि इसका मीनिंग क्या है, तो हम लोग मीनिंग निकाल लेते हैं, पर उसके जो अनोटेशंस है ना उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो आप एक बार उसको खोल के देखो। ठीक है मैम हम्म। मैम जैसे कि यहाँ पे लिखा है बक करके वर्ड है, तो यहाँ पे ना दिया गया है कि न्यूजीलैंड में इसको इनफॉर्मल में डॉलर बोलते हैं। क्या क्या क्या? मतलब बक वर्ड है, बक जो डॉलर्स होता है, जो हाँ कहते हैं हाँ, कि आई स्पेंड इतना बक उतना बक। ये ना BUC तो वो के। हाँ, बट वो उसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अलग से इनफॉर्मल मीनिंग निकलता है, ऐसे कुछ एनोटेशंस होते हैं क्या? हाँ हाँ, हो सकता है बेटा, वो डिपेंड है ना कि वो डिक्शनरी कितनी रिच है। हाँ। हाँ, वो डिक्शनरी कितनी रीच है। जब मैंने देखा कि मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो डिक्शनरी का साइज़ छोटा था। अगर मैं मेरे यस मैम। बेटे के लिए ख़रीदने जा रही हूँ तो डिक्शनरी का साइज़ अभी बड़ा हो गया है। मैम एकदम रिसर्च बुक जैसी आती है अब तो। हाँ, बहुत मोटी आती है और बहुत ना इंटरेक्टिव भी है उसमें। कुछ कुछ अभी बीच में ख़रीदा था मैंने, तो उसमें कलर पेजेस भी थे, बहुत अच्छे से बच्चों को समझने के लिए भी कलर पेजेस वगैरह। कि जैसे प्लांट है तो प्लांट का ना उन्होंने चित्र भी दिया था, उसको विजुअलाइज करने के लिए चित्र वगैरह भी दिया था। तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, वंडरफुल रिसोर्स है। तो देखो इट डिपेंड्स कि आपको एक तो पक्की बात है कि आपको नॉलेज बेस चाहिए, वो भी वर्ड नॉलेज बेस। आपको सही में करना है ना वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, तो आपको वर्ड नॉलेज बेस की ज़रूरत है। इसीलिए बोला जाता है ना, वर्ड नॉलेज बेस तैयार करना एक कोई साधारण सा काम नहीं है। अभी भी मतलब एफर्ट्स चल ही रहे, तो इसीलिए उसको AI कंप्लीट प्रॉब्लम बोला जाता है। मान लो कि पूरी दुनिया का जो रिसोर्स है, नॉलेज है, हम लोग इकट्ठा एक जगह कर पाएंगे तो ही हम लोग वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन कर पाएंगे।
नहीं तो वही है ना जो तुमने बताया कि भैया न्यूजीलैंड मतलब उधर बक मतलब पैसा हो जाता है और जैसे न्यूजीलैंड एक एक वर्ड ये भी होता है, ब्रोक वर्ड होता है मैम, ब्रोक। जो कि ब्रेक का पासवर्ड है, पास्ट टेंस है, हाँ, सॉरी। पास्ट टेंस है। लेकिन एक ब्रोक को ये कंटेक्स्ट में, हाँ निधि, आवाज़ कट रही है बेटा। हेलो मैम, आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। तो मैम, ब्रोक का एक मीनिंग ये हुआ कि वो ब्रेक का पास्ट टेंस है, हम्म। और एक ब्रोक को ये कंटेक्स्ट में भी यूज करते हैं कि जब किसी के पास पैसे ना हो। पैसे आई ना एम हो बस ब्रोक। आई एम ब्रोक। हाँ इंटरनेट बस। स्लैंग चल रहा है आजकल हाँ ये। हाँ हाँ हाँ, आई एम ब्रोक। मतलब ये भी होता है ना, अभी देखो, अब जैसे तूने कहा पैसे नहीं है, आई एम ब्रोक, तो अब जो टूट जाता है कोई, हाँ, तो भी ये भी तो मीनिंग भी निकल सकता है। टूट जाता है पूरी तरीके से, हो सकता है उसका दिल टूट अगर गया किसी हो। को अगर किसी को पैसे ना होने का मीनिंग ना समझे और उसे कह दिया जाए कि आई एम ब्रोक, तो वो तो समझेगा कि तुम टूट गई हो। हाँ टूट गई हो, वो पूछेगा डॉक्टर के पास गई, कहाँ हाँ। टूटी हड्डी, इस तरीके के सवाल पूछना शुरू करेगा। तो ये यही चीज़ है ना कि हमें वर्ड नॉलेज की ज़रूरत है। तुमने बग बताया कि एक देश में बग का मतलब पैसा होता है, दूसरी जगह बग का मतलब कुछ अलग ही मीनिंग निकल के आता है। यस मैम। इवन मतलब मैंने मेरा मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैं कुछ साल पहले चेन्नई में थी, कुछ जॉब वगैरह कर रही थी वहाँ पर। तो वहाँ पर साउथ इंडियन फैमिली के साथ में मैं रहती थी, मतलब मेरी फ्रेंड ही थी वो, उसकी फैमिली के साथ में रहती थी। तो वो कुछ कुछ शब्द ऐसे बोलते थे कि जो मराठी में उसका बहुत अपोजिट मीनिंग आता है। ऐसे शब्द वो बोलते थे कि मतलब अगर मीनिंग में ढूंढने जाओगी तो एकदम अपोजिट मीनिंग है। ऐसे कई सारे शब्द आते थे। अ, तो अब मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, पर देखो, अगर तुम इतनी सारी भाषाएं हैं ना दुनिया में, और उन भाषाओं को इकट्ठा करो, एक साथ जोड़ो, और उसकी संस्कृति है, उसकी उनके कोई रीति रिवाज है, उनके कोई स्पेशलाइज्ड पदार्थ वगैरह है, उसके साथ में अगर तुम जोड़ दो, तो फिर वो बहुत सारा बड़ा सा रिसोर्स बन जाता है, और तब जाके वो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की हम बात करते हैं। पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इतने आसान नहीं है ये सारी चीज़ें करना। यस मैम। हाँ हाँ, तो इस वजह से ये एआई कंप्लीट प्रॉब्लम माना जाता है, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। तो देखो, वर्ड नेट के बारे में तुमने पहले ही बता दिया मुझे कि लेक्सिकल रिसोर्स है, लेक्सिकॉन है उसमें, और फिर तुमने लेक्सिकल रिलेशंस भी है उसमें, ये भी बताया। तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा ये डेवलप किया गया, पता है तुम्हें? यस मैम। हाँ, ये मुझे लगता है शायद अंजनी सर पढ़ा रहे थे ना उसे। यस मैम, यस मैम, ये पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे। तो क्या क्या पढ़ाया बेटा अंजनी सर ने? ज़रा एक काम कर लेना ना, कल उसको रिव्यू करके आ जाना, तो रिपीट ना हो। यस मैम। रिव्यू करके ज़रा मुझे बता देना क्या क्या है उसमें। तो अब ये सब है वर्डनेट, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, डेवलप किया हुआ है। तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ बोला गया है कि लेक्सिकोग्राफिक डेटाबेस है ये, और डिफैक्टो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री फॉर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। और इससे जो ऑर्गेनाइज किया है ना ग्राफ्स के आधार पर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राफ where nodes are the synsets, that is group of contextual synonyms. Each synonym in a synset represents the sense of word. तो इसका मतलब ये बन के आ रहा है ना कि वर्ड नेट में सिनसेट ही उपयोग में लाया गया है, सिनोनिम्स ही उपयोग में लाए गए हैं, कंटेक्चुअल सिनोनिम्स। ठीक है। तो देखो यहाँ अगर किसी भाषा के लिए हम लोग बड़ा सा वर्ड नेट जैसा ही बनाना चाहेंगे, तो जैसे आईआईटी मुंबई में बनाया गया है हिंदी के लिए, हिंदी वर्ड नेट। ये इसके बारे में भी पता होगा ना आपको, हिंदी वर्ड नेट के बारे में? नहीं मैम। हाँ, तो देखो कल तुम ये काम कर सकती हो निधि, हिंदी वर्ड नेट के बारे में पता करना है। यस मैम। अब वर्ड नेट के बारे में पढ़ना भी है, और हिंदी वर्ड नेट क्या है, आईआईटी मुंबई ने इसे डेवलप किया है, तो किस तरीके से डेवलप किया है हिंदी वर्ड नेट। क्या हमारा विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय होने के नाते इस तरीके का कुछ बड़ा सा बना सकता है क्या वर्ड नेट?
विद द लेक्सिकल रिलेशंस। अब उन्होंने जो बनाया होगा वो सिंसेटी बनाया होगा। हाँ, तो लेक्सिकल रिलेशंस के आधार पर, लेक्सिकल रिलेशंस के आधार पर मतलब आपका सिनोनिम्स भी रहना चाहिए उसमें, एंटोनिम्स भी रहना चाहिए, मेटोनिमी भी रहना चाहिए, हाइपोनिमी हाइपरनिमी भी रहना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलती हूँ टेबल, टेबल का जैसे कि एक है ना मेज, फिर पैर, टेबल का पैर, इस तरीके से जो उसके रिलेशंस बन रहे हैं। जैसे टेबल है, टेबल का पैर मैं अगर बोलती हूँ तो ये क्या हो गया, हाइपोनिमी हो गया, उसका पैर, उसका पार्ट हो गया। पैर का हाइपरनिमी क्या हो गया, टेबल हो गया। तो इस तरीके से जो रिलेशंस बनते हैं ना, ये सारे रिलेशंस के आधार पर क्या हम लोग हिंदी के लिए या फिर मान लो किसी और भारतीय भाषा के लिए वर्डनेट बना सकते हैं क्या। मतलब वर्डनेट बनाना एक बहुत बड़ा कार्य है, जो कि प्राकृतिक भाषा संसाधन के लिए जिसे बोलते हैं ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो क्या हम ये बना सकते हैं क्या। ठीक है, एक वो सवाल है मेरा आप लोगों से। तो आपने अभी कुछ प्रोजेक्ट का वगैरह किया, आपका प्रेजेंटेशन रखना है हमें फ्राइडे को। मैम जो लिटरेचर सर्वे है पेपर तो पढ़े हैं मैंने काफ़ी, हम्म, बट ये मैं कर लेती हूँ, अभी स्टॉप कर लेती हूँ। इसमें